Good evening, all of you. Welcome, students, in the class of BA First Year Public Administration. Today, our topic is centralization and decentralization, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। दो अलग अलग तरह की अवधारणाएं हैं, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। बच्चों, लंबे समय से विश्व भर में शासन की व्यवस्था इस प्रश्न से जूझती रही है कि शासन सत्ता का केंद्रीकरण किया जाए या विकेंद्रीकरण। दोनों ही अवधारणाओं की अपनी अपनी विशेषताएं, अपने अपने गुण दोष हैं। पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण, एकरूपता, निश्चितता स्थापित करने की स्वाभाविक इच्छा तथा सरकारी प्रशासन को स्थानीय जन भावनाओं को ध्यान में रखकर शासन करने की जनता की मांग में समन्वय स्थापित करना संगठन की एक महत्वपूर्ण समस्या है। एक और हम बात करते हैं नियोजित प्लान्ड इकोनॉमी की, सशक्त और प्रभावशाली प्रतिरक्षा की, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता ये केंद्रीकरण पर बल देती है। और दूसरी ओर जनता से सहयोग से लोकतंत्र की स्थापना का आश्वासन एवं क्षेत्रीय स्वायत्तता की बढ़ती मांग विकेंद्रीकरण की बात करती है। केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण की अवधारणा संगठन, सरकार, प्रबंधन और यहाँ तक कि खरीद में भी पाया जाता है। प्राधिकार के केंद्रीकरण का मतलब है नियोजन और निर्णय लेने की शक्ति विशेष रूप से शीर्ष प्रबंधन यानी जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसके हाथों में होती है। यह शीर्ष स्तर पर सभी शक्तियों की एकाग्रता के लिए दृष्टिकोण है। दूसरी ओर विकेंद्रीकरण का तात्पर्य शीर्ष प्रबंधन द्वारा मध्य या निम्न स्तरीय प्रबंधन को शक्तियों को सौंपना है। यह प्रबंधन के सभी स्तरों का प्राधिकरण का प्रतिनिधिमंडल है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई संगठन केंद्रीकृत है या कोई विकेंद्रीकृत। निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के स्थान और निचले स्थानों पर निर्णय लेने की शक्ति की डिग्री पर निर्भर करता है। यह साबित करने के लिए इन दोनों शर्तों के बीच कभी न खत्म होने वाली बहस है। हम बात करेंगे केंद्रीकरण की परिभाषा। क्या है केंद्रीकरण? संगठन की गतिविधियों की योजनाओं और निर्णय लेने के लिए प्रबंधकीय कमियों के एक स्थान या समूह के केंद्रीकरण के रूप में जाना जाता है। मतलब कि जब निर्णय लेने का कार्य, योजना बनाने का कार्य एक ही स्तर पर होता है तो उसे हम केंद्रीकरण कहते हैं। इस प्रकार के संगठन में सारे महत्वपूर्ण अधिकार और शक्तियां शीर्ष मैनेजमेंट के हाथ में होती है। टॉप मैनेजमेंट इन सब पर निर्णय लेता है। पहले के समय में केंद्रीय स्थान में सभी शक्तियों को बनाए रखने के लिए हर संगठन में केंद्रीकरण की नीति सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। मध्य या निम्न स्तरीय प्रबंधन की गतिविधियों पर उनका पूर्ण नियंत्रण होता था। यानी नियंत्रण, नियोजन, ये सारे कार्य उच्च स्तर पर ही निपटाए जाते थे। व्यक्तिगत नेतृत्व और समन्वय को भी देखा जा सकता है और साथ ही काम भी श्रमिकों के बीच आसानी से बांटे जा सकते हैं। हालांकि अधिकार और जिम्मेदारी की एकाग्रता के कारण संगठन में अधीनस्थ की भूमिका कम हो जाती है। इसमें जूनियर स्टाफ केवल शीर्ष मैनेजमेंट की आज्ञा का पालन करने और उन्हीं के अनुसार कार्य करता है। उसे निर्णय में भाग लेने की अनुमति नहीं होती। कभी कभी अधिक काम के बोझ के कारण हॉट पॉट का निर्माण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल्दबाजी में निर्णय ले लिए जाते हैं। नौकरशाही और लाल फीताशाही भी केंद्रीकरण का एक प्रमुख नुकसान है।
यही बात करते हैं हम विकेंद्रीकरण की, कि विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है। विकेंद्रीकरण शीर्ष स्तर पर प्रबंध की अधिकारियों और जिम्मेदारियों को मध्य या निम्न स्तर के प्रबंधकों को प्रदान करना विकेंद्रीकरण के रूप में जाना जाता है। यह सेंट्रलाइजेशन से एकदम डिफरेंट है, विपरीत है, जिसमें डिसीजन की पावर विभागीय मंडल, इकाई, केंद्र स्तर के प्रबंधकों को सौंप दी जाती है। विकेंद्रीकरण को प्राधिकरण के प्रतिनिधि मंडल के अतिरिक्त भी कहा जा सकता है। वर्तमान में हम देखते हैं जैसे जैसे प्रतियोगिताओं में वृद्धि हो रही है, प्रबंधक अधीनस्थों को निर्णय लेने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। हम बात करेंगे विकेंद्रीकरण के क्या प्रकार हैं। कई प्रकार का विकेंद्रीकरण होता है। जब हम बात करते हैं तो दो भागों में बांट सकते हैं, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और राजनीतिक विकेंद्रीकरण। हम प्रकार की बात करने से पहले एक और चीज़ पर चर्चा करते हैं, विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन, डेलीगेशन। ये दो बच्चों अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। प्रत्यायोजन मतलब डेलीगेशन, विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। प्रत्यायोजन का मतलब है किसी को अधिकार, कार्य, क्रियात्मक रूप से कुछ दायित्व सौंप देना, और अंतिम उत्तरदायित्व उच्च अधिकारी के पास ही होता है, यानी जो पावर डेलीगेट करता है उसी के पास ही है। यानी मैं अपने काम को 4 लोगों को सौंपती हूँ तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँगी। यह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि कुछ शर्तों के अधीन कार्य करता है, और इसमें निर्णय कौन करता है? हायर अथॉरिटी निर्णय करती है। जबकि हम विकेंद्रीकरण की बात करें तो विकेंद्रीकरण में राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, भौगोलिक होते हुए भी यह व्यापक है। प्रत्यायोजन का उद्देश्य जहां संगठन की आंतरिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, वहीं विकेंद्रीकरण लोकतंत्र के मूल्यों से जुड़ा हुआ है। प्रत्यायोजन सीमित, अल्पावधि, आंशिक, अप्रत्यक्ष और विशिष्ट हो सकता है, जबकि विकेंद्रीकरण व्यापक, स्थायी, पूर्ण, प्रत्यक्ष और सामान्य होता है। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हमने देखा दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये केवल समझाने मात्र के लिए है। विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, यानी प्रशासनिक संगठन में जब अधीनस्थ इकाइयों को सत्ता प्रदान कर दी जाती है तो वह प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसको हम देखते हैं ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, क्षेत्रीय और कार्यात्मक, 4 आधार पर। ऊर्ध्वाधर यानी संगठन में जब उच्च इकाई अपने से ठीक नीचे की इकाई को कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता दे देती है तो वह ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। जैसे कई विभाग अपनी प्रशासनिक संरचना के किसी अनुभाग को कार्य में पूर्ण स्वतंत्र कर दें। क्षैतिजिक, वर्टिकल, यह समस्तरीय विकेंद्रीकरण। इसमें समान स्तर के अधिकारी या प्रशासनिक इकाई अपने कार्य, अधिकार और निर्णय सत्ता दूसरे को स्थायी रूप में सौंप देते हैं, जैसे समझौता समिति, आयोग, न्यायाधिकरण। ये जो है क्षैतिजिक यानी वर्टिकल। राजनीतिक या क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण। क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण का मतलब होता है भौगोलिक आधार पर विकेंद्रीकरण। जब कोई विभाग या प्रशासनिक संगठन अपने कार्यालय दूर दूर क्षेत्रों में स्थापित करके उन्हें कार्यकरण में स्वतंत्रता दे देता है तो वह क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण कहलाता है। जैसे संभाग, आंचलिक, क्षेत्रीय, जिला स्तरीय। कार्यात्मक विकेंद्रीकरण, जब कोई मंत्रालय या विभाग या संगठन अपने अपने कार्यों को आधार बनाकर उस कार्य को संपादित करने के लिए अलग अलग इकाई बना देते हैं तो वह कार्यात्मक विकेंद्रीकरण कहलाता है। उदाहरण लेते हैं हम, जैसे चिकित्सा विभाग में है परिवार कल्याण अलग, नेत्र वाला अलग,
ये सब अलग अलग हो जाते हैं। राजनीतिक विकेंद्रीकरण में शासन के स्तरों का सत्ता बांट दी जाती है। इसका संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों से, सबसे पहला उदाहरण, हम सबसे सटीक जो उदाहरण है वो है पंचायती राज संस्थाएं। पंचायती राज संस्थाएं क्या होती हैं? ये जो नगरीय और ग्रामीण स्तरों पर हमने बांटा है, इन संस्थाओं को राज्य सरकार अपनी शक्तियां और कार्य सौंप देती है, जिससे नीचे के स्तर तक शासन को विकेंद्रीकृत किया जा सके। क्या फायदे हैं विकेंद्रीकरण से? ये जनता की भावनाओं के अनुकूल है। हर व्यक्ति कार्य करना चाहता है। विकेंद्रीकरण जनता की मांग, आवश्यकता और दबाव के कारण अपनाया जाता है। स्थानीय समस्याओं को वास्तविक एवं भली भांति समझने के लिए विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। दूसरी बात करते हैं हम, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार होता है। लोकतंत्र की बात करें, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। जनता एवं शासन से ही प्रजातंत्र का विकास नहीं होता, बल्कि संगठन के अंदर भी लोकतांत्रिक मूल्यों का, भावनाओं का प्रसार होना चाहिए। सभी कार्य या निर्णय उच्च स्तर पर ना लिए जाएं, बल्कि उसे नीचे के स्तरों पर भी बांट दिया जाना आवश्यक होता है। बात करेंगे कार्यों का शीघ्र निस्तारण। जब पावर बांट दी जाती है, डेलीगेट कर दी जाती है, तो क्या होता है? कार्य करने का बोझ एक स्थान पर या एक अधिकारी पर नहीं रहता। इससे कार्य शीघ्रता से होता है। अधीनस्थ और क्षेत्रीय स्थानीय इकाइयां अपने निर्धारित अधिकार क्षेत्र में जब निर्णय करने लगती हैं, तो कार्य में विलंब नहीं होता है। प्रशासन में लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। राजनीतिक संगठन, सामान्य रूप से हम देखें तो जो प्रशासनिक संगठन हैं, अपने कार्यकरण में कठोरता तथा लाल फीताशाही से ग्रस्त रहते हैं। यह केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, जबकि विकेंद्रीकरण में गतिशीलता, लोचशीलता रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, स्पीड रहती है। स्थानीय समस्याओं को जब स्थानीय संसाधनों और सामाजिक आर्थिक परिवेश के अनुसार समाधान तभी किया जा सकता है जबकि निर्णय लेने की शक्तियां भी उन स्तरों को प्रदान की जाए, नीचे के स्तरों को दी जाए। नवाचारों को प्रोत्साहन। नवीन नियमों को अपनाना तभी संभव है जब उसे करने की स्वतंत्रता दी जाए। केंद्रीकरण से जहां एकरूपता, नियंत्रण और समन्वय को अधिक बल दिया जाता है, अतः उस व्यवस्था में नई प्रवृत्तियां, सृजनात्मकता नहीं होती। हम कहते हैं नए लोग, नई भूमिका, नया खून कार्य करने के लिए नई नई योजनाएं। बच्चों, हम बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को कमज़ोर मानते हैं और हम अपने विद्यार्थियों को उन कार्यों, उन नई नई टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमने पावर डेलीगेट कर दी, उनको कार्य सौंप दिया जाएगा, तो वो कार्य ज़्यादा अच्छी तरीके से होगा। आत्मविश्वास से वृद्धि। यदि उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कार्य सौंपता है, कार्य प्रदान करता है, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों में मनोबल बढ़ता है। अधीनस्थ अधिकारी स्वावलंबी बनते हैं, वो अभिप्रेरित होते हैं, वो कार्य के प्रति जागरूक रहते हैं। तो ये हमने बात की कि बहुत सारी चीज़ों में हमें विकेंद्रीकरण से फ़ायदा है। अब हम बात करते हैं विकेंद्रीकरण के क्या दोष हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। दोष, डीमेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। हम कहते हैं कि विकेंद्रीकृत कर दिया जाए, सारी चीज़ें सौंप दी जाए। हम परिवार में भी देखते हैं, हमारे पिताजी सारी चीज़ों को अपने हाथ में होल्ड करके रखते हैं। सारी चीज़ें हमें नहीं बताते हैं। क्यों नहीं?
क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी पावर को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। उसी तरह से प्रशासन में भी विकेंद्रीकरण के बहुत सारे गुण और लाभ हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे रक्षा, बजट, लेखांकन, विदेश संबंध, गुप्तचर सेवाएं, राष्ट्रीय महत्व के गंभीर विषयों तथा प्रशासनिक नियंत्रण से प्रत्यक्षतः संबंधित गतिविधियों का विकेंद्रीकरण करना बहुत ही गलत होता है। कोई भी संगठन अपनी सारी नीति, कार्यक्रम, सत्ता, कानून निम्न स्तर तक विकेंद्रीकृत नहीं कर सकता। नियंत्रण और समन्वय में बाधा। विकेंद्रीकरण के कारण अधीनस्थ संस्थाओं को जब स्वतंत्रता मिल जाती है तो संगठन में प्रशासनिक क्रियाओं के मध्य कोऑर्डिनेशन कठिन हो जाता है, जिससे जितने बहुत ज़्यादा अधिक निर्णय के स्तर होंगे उतनी ही उलझनें भी संगठन में होगी। तो ये कहा जाता है कि कई बार सत्ता भ्रष्ट बनाती है और निरंकुश सत्ता निरंकुश भ्रष्ट बनाती है। यदि किसी अधीनस्थ को सत्ता दी जाए तथा उसको नियंत्रित न किया जाए तो वह गलत आचरण कर सकता है। अतः विकेंद्रीकरण से अराजकता भी फैलती है। एक रूपता का अभाव। विकेंद्रीकरण के कारण सभी इकाई अपने कार्यकरण में जब स्वतंत्र हो जाते हैं तो वे अपने अपने ढंग से कार्य करने लगते हैं, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है। हर व्यक्ति को अपना कार्य करने का तरीका श्रेष्ठ दिखाई देता है, जो कि संगठन के लिए घातक हो जाती है। संकटकालीन परिस्थितियों में विकेंद्रीकरण बहुत ही नुकसानदायक हो जा सकती है। बहुत से कार्यों में अतिराव, रिपीटिशन होता है और पुनरावृत्ति की समस्या भी पैदा हो जाती है। तो ये हमने छोटी सी आज बात की विकेंद्रीकरण के बारे में। इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, केंद्रीकरण क्या होता है, और उसके बाद दोनों में अंतर पर बातचीत करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।